आज हम पाठ पढ़ेंगे मनु भंडारी की रचना है एक कहानी ये है भी। तो सबसे पहले हम उनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। तो जो मनु भंडारी है उनका जन्म मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में भानपुरा गांव में सन 1931 में हुआ था। जन्म कब हुआ था? सन 1931 में ईस्वी में मध्य प्रदेश के भानपुरा जिले में मंदसौर जिले के भानपुरा गांव में परंतु इनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा, इंटर जानते हैं, 12वीं राजमेर शहर में हुई थी, राजस्थान के अजमेर शहर में। बाद में इन्होंने हिंदी में एमए किया। दिल्ली में स्थित मरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से सेवानिवृत्त होने के बाद आजकल वे दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं, यानी अभी भी वो क्या है, जीवित है। प्रमुख रचनाएं देखें। स्वातंत्र्य उत्तर यानी स्वतंत्रता के बाद हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर यानी हिंदी कथा साहित्य में प्रमुख स्थान रखने वाली मनु भंडारी की प्रमुख रचनाएं हैं मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, त्रिशंकु। ये सारे क्या है? कहानी संग्रह। कहानी संग्रह का मतलब समझते हैं? जैसे मैं हार गई, ये कहानी संग्रह है, इसमें अनेक कहानियों का संग्रह संकलन है। मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, त्रिशंकु, आपका बंटी और महाभोज, ये क्या है? उपन्यास है। इसके अलावा इन्होंने फिल्म तथा टेलीविजन धारावाहिकों के लिए भी अनेक पटकथाएं। पटकथा क्या होती है? पर्दे पर लिखी गई कथा। पटकथा पर्दे पर जो दर्शाई जाती है उसे क्या कहते हैं? पटकथा कहते हैं। कथाएं भी लिखी हैं। इन्हें उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए उन्हें हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। मैंने कल भी बताया था कि हिंदी साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वह हिंदी का सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसमें भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार प्रमुख हैं। मनु भंडारी की कहानी हो या उपन्यास, उसमें भाषा तथा शिल्प की सादगी और प्रामाणिक अनुभूति देखने को मिलती है। उनके द्वारा रचित रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी मिलती है। ये तो था लेखक परिचय। ये जो लेखिका है उनका परिचय है कि भाई इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन जो उनकी शिक्षा दीक्षा हुई वो कहाँ हुई? राजस्थान में हुई। इनके प्रमुख रचनाएं हैं, कहानी संग्रह है और उपन्यास है। बंटी और महाभोज, मेरा बंटी आपका बंटी और महाभोज, इनका उपन्यास है। मैं हार गई, त्रिशंकु, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, ये इनके कहानी संग्रह। इन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सर्वोच्च हिंदी साहित्य अकादमी सर्वोच्च पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अभी जो पाठ है एक कहानी है भी, इस पाठ में क्या दर्शाया गया है कि ये जो कहानी है ना वह जो लेखिका है उसके द्वारा सिलसिलेवार, मतलब लगातार, सिलसिला क्रम चालू रहना, सिलसिलेवार लिखी गई आत्मकथा का हिस्सा नहीं है कि मतलब आत्मकथा मतलब अपनी कथा, अपने बारे में जो लिखते हैं वो क्या कहलाता है? आत्मकथा कहलाता है। तो ये आत्मकथा सिलसिलेवार यानी क्रमानुसार लिखी गई आत्मकथा नहीं है, बल्कि उनके ऐसे मतलब इनकी जो ये रचना है, यह कहानी एक कहानी है भी, इसमें ऐसे व्यक्तियों की और घटनाओं के विषय में लिखा है जिनका संबंध उनके लेखकीय जीवन से रहा है। यानी ये जो लेखिका थी इनकी जो घटना है, इस कहानी में जो घटनाएं घटित हुई हैं और जो पात्र हैं, मतलब जो व्यक्तियों का वर्णन इसमें किया गया है वो इनके जीवन से संबंधित हैं। उनके जीवन में उन व्यक्तियों को का प्रभाव उनके जीवन पर बहुत अधिक पड़ा है।
लेखिका ने अपने किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं और विशेष रूप से अपने पिताजी तथा कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के विषय में बताते हुए स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन किया है। इस पाठ में जो लेखिका है उसने अपने किशोर जीवन, किशोर जानते हैं जो 14 वर्ष तक की उम्र होती है, 14 साल तक वो होता है किशोर जीवन शुरू हो जाता है वहाँ से। तो वो जो किशोरीय जीवन यानी जब वो पढ़ रहे थे तो उस किशोर जीवन का संबंध का वर्णन किया है और उनके विशेष रूप से जो उनके व्यक्तित्व पर किन किन लोगों का प्रभाव पड़ा तो उसका वर्णन उन्होंने कहा है कि एक तो उनके पिताजी का और दूसरा उनकी प्राध्यापिका थी, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल, उसका उन दो लोगों का उनके व्यक्तित्व पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। तीसरा स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी घटनाओं का वर्णन भी इस पाठ में किया गया है। आगे है, लेखिका ने अपने परिवार और कॉलेज की कुछ घटनाओं का वर्णन करते हुए अपने पिता के स्वभाव में क्षण क्षण आने वाले परिवर्तनों को भी बताया है कि थोड़ी थोड़ी देर में उनके पिता के स्वभाव में कैसे परिवर्तन आ जाता था, उसका वर्णन भी यहाँ पर किया गया है। लेखिका द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में की गई भागीदारी में उनका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और उनका विरोध का स्वरूप जो है, मतलब उन्होंने कैसे लोग जो क्लास में जो लड़कियां थी, लड़के थे, उनके साथ उन्होंने सड़कों पर कैसे नारेबाजी की, कैसे संगठन बनाए, कैसे स्कूल के द्वारा बनाए, कॉलेज के द्वारा बनाए गए नियमों था उनका विरोध किया, उन सब का वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो हम पाठ पढ़े, पहला पाठ देखो, पहला गद्यांश हम पढ़ रहे हैं। मैं जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, जिसमें हम पहले बता चुके हैं कि उनके मंदसौर जिले के भानपुरा गांव में उनका जन्म हुआ था। पर मेरी यादों का सिलसिला, सिलसिला का अर्थ होता है क्रम, यादों का जो सिलसिला है वह शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान में जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, यानी जिसकी ऊपरी मंजिल पर सिर्फ पिताजी ही रहते थे, जहां वे निहायत ही अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा अखबारों में या तो कुछ पढ़ते रहते थे या डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी अनपढ़ व्यक्तित्व विहीन माँ, सुबह से शाम तक हम सबकी इच्छाओं तथा पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने हेतु सदैव तत्पर। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कार्यों से भी जुड़े हुए थे। वे केवल शिक्षा के उपदेश नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों उन्होंने 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर पर रहकर पढ़ाया है, जिनमें से बहुत से तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे। यह उनकी खुशहाली के दिन थे तथा उन दिनों उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कुछ कम न थे। एक ओर वे बहुत कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी तरफ बेहद क्रोधी और अहमवादी। ये था हमारा पहला पद्यांश। तो हम एक बार इसको देखते हैं फिर दोबारा। मैं जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी। ये पंक्ति समझ में आ गई कि पहले ही लेखिका का परिचय में हम पढ़ चुके हैं। पर मेरी यादों का सिलसिला, सिलसिला का अर्थ होता है क्रम। सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान में जिसकी ऊपरी मंजिल पर पिताजी का साम्राज्य था। आगे देखिए, जहां वे निहायत, निहायत का अर्थ होता है एकदम, निहायत इसका अर्थ क्या होता है? एकदम, निहायत ही अव्यवस्थित, अव्यवस्थित मतलब जिसकी व्यवस्था ठीक न हो, बिखरी, उल्टी पुल्टी, अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तक, पत्रिकाओं तथा अखबारों में से या तो कुछ पढ़ते रहते थे, यानी उनका जो ऊपर वाली मंजिल थी उसमें सिर्फ पिताजी रहते थे और वहाँ पर उनकी जो पुस्तकें थी, पत्र पत्रिकाएं थी, अखबार थे, वो सारे क्या रहते थे, कोई उनका तरीका नहीं था, कोई उनका ढंग नहीं था, वो चारों तरफ इधर उधर बिखरी रहती थी। उन पत्र पत्रिकाओं में से, उन पुस्तकों में से या उन अखबारों में से या तो वो कुछ पढ़ते रहते थे पिताजी,
या फिर डिक्टेशन देते रहते थे।